हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जो देखने वाले पॉइंट को वो है एनसीआरबी की कुछ रिपोर्ट। भारत की जो समाज की कड़वी सच्चाई है उसको बयां करते हुए एनसीआरबी ने यहाँ पर भारत के अंतर्गत होने वाले अपराधों की एक रिपोर्ट जारी की है। अगर आप ध्यान दो दोस्तों, तो एनसीआरबी लगातार ऐसी रिपोर्ट को जारी करता रहता है। जो बात समझने वाली ये है दोस्तों कि जो डाटा और फैक्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं, ये डाटा और फैक्ट आप सभी के लिए ठीक है बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये डाटा एक तो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका प्रयोग करके हम भारत में होने वाले अपराधों की जांच कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि कैसे अपराधों को कम किया जाए और कैसे आगे हम लोग रणनीति बनाई जाए। इसके अलावा एज एस्पिरेंट अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको मेंस की परीक्षा देनी होती है, और मेंस की परीक्षा में जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहां पर जब आप उत्तर की प्रस्तुति कर रहे होते हो वहां पर आपको ऐसे आंकड़ों का प्रयोग करना पड़ता है। ये जो एनसीआरबी ने यहां पर आंकड़ा दिया है, इस बात को समझने का प्रयास करेगा। ये वे आंकड़े होते हैं जो रजिस्टर हुए होते हैं। दरअसल पुलिस थाने में शिकायत करने से लेकर के एफआईआर को दर्ज करने में एक बहुत लंबा प्रक्रिया होता है, और एक कड़वी सच्चाई ये है कि सारी शिकायतें जो थाने में पहुंचती हैं वो दर्ज नहीं होती हैं, और उससे भी बड़ी सच्चाई ये होती है दोस्तों कि बहुत सारी शिकायतें थाने में पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, तो इस सच्चाई को ध्यान में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस रिपोर्ट को देखेंगे। यहां पर वे सभी फाइंडिंग्स हैं जो कि एफआईआर के तहत दर्ज की गई होती है। ठीक है, दूसरी बात ये दोस्तों कि यहां पर दरअसल जो एनसीआरबी रिपोर्ट बनाता है तो एनसीआरबी करता क्या है, जैसे मानिए किसी अपराध के अंतर्गत दो अपराध हुआ, ठीक है, एक हुआ आपका रेप, ठीक है, और दूसरा हुआ आपका मर्डर। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा ठीक है बड़ा क्राइम होगा उस क्राइम को यहां पर नोटिस किया जाता है, बाकी छोटे वाले क्राइम को ठीक है इन द सेंस जो टर्म्स का जो सेंस होता है उस क्राइम को यहां पर इग्नोर किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर यहां पर रेप और मर्डर दोनों हुआ है तो इसको हम लोग मर्डर के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट होती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट इसका नाम क्या है, तो नाम है क्राइम इन द इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, क्राइम इन द इंडिया 2021 की रिपोर्ट यहां पर जारी की गई है। अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो एनसीआरबी है क्या, सबसे पहले समझने वाली बात यह दोस्तों कि एनसीआरबी है क्या और वो इस रिपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी बातें कहती है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस भारत के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो कितनी संख्या में बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम उस समाज की बात करते हैं जहां पर हम लोग नारियों को देवी के रूप में पूजते हैं, और वहीं पर उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। किस सूबे में सबसे ज्यादा वुमेन्स के अगेंस्ट अपराध होते हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा कहां पर है, पुलिस कस्टोडियल डेथ्स कहां पर हो रही है, इन सब को बातों को यहां पर हम लोग अपनी इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तो आप लोग काम ये करिएगा, यहां पर जो मैं आप लोगों को आंकड़े बताऊंगा उस आंकड़ों को आप लोग एक छोटे से कागज पर नोट करते चलिएगा, ताकि मीन्स के आंसर राइटिंग में इसका आप लोग प्रयोग कर सकें। देखिए समझिएगा कैसे, मैं एक बात आप लोग क्लियर करता हूं, ये जो टॉपिक है बहुत सीरियस टॉपिक है। ये जितने आंकड़े हैं वो भारत की एक बहुत ही बुरी सच्चाई को बताते हैं, लेकिन उसको हम लोग को प्रयोग कैसे करना है अपने उत्तरों में वहां पर समझिएगा। ये है आपके लिए आंकड़े, ठीक है, फैक्ट। और जब आप उत्तर लेखन कर रहे होते हो तो आपको अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ध्यान देखना दोस्तों, सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है, अगर आप देखो यहां पर तो जीएस 1 के सिलेबस के अंतर्गत और जीएस 2 के सिलेबस के अंतर्गत कुछ पोर्शन दिए गए हैं क्या, कह रहा कि महिलाओं की भूमिका, ठीक है, और उनके संबंध जो मुद्दे हैं वो कह रहा है गरीबी, विकासात्मक विषय और शहरीकरण और उसकी समस्याएं। तो ध्यान देना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो है वो शहरीकरण की एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके अलावा वहां पर जो अपहरण हो रहा है, जो आत्महत्याएं हो रही, जो सुसाइड्स हो रहा है, उन सब आंकड़ों को यहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछता है शहरीकरण की समस्याओं, आप बताओ वहां पर कि शहरीकरण में, चूंकि शहरीकरण एक प्रॉपर वे में नहीं हुआ है इसलिए बहुत सारे अपराध वहां पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उन अपराधों के कारण से जिंदगी चूंकि बहुत भागम भाग की हो चुकी है तो वहां पर आत्महत्या की दर भी बढ़ रही है। और इन सब बातों को प्रूव करने के लिए आप एनसीआरबी के आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो। अब प्रयोग करोगे कैसे, आप इंट्रोडक्शन शुरुआत करो कि हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट उसका क्या नाम है, क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऐसा प्रतीत हुआ है कि आत्महत्या की दर में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, और फिर अपनी बात को आप लोग वहां पर स्टार्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जो यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप सभी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को पढ़ चुका होगा, मैं इस बात को मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये रिपोर्ट आया आप लोगों को 2 दिन हो चुका है। ठीक है, मैं वेट इसलिए कर रहा था कि मेरे पास एनसीआरबी के प्रॉपर सारे डाटा कलेक्ट हो जाए। ठीक है, 3 वॉल्यूम में पूरी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को एक बार एनालिसिस करके देख लिया जाए, और उसके बाद आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे और उनको कैसे याद करना है ये यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बातें क्लियर हुआ। अब देखिएगा एनसीआरबी है क्या, तो एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत 1986 में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसका काम क्या था कि भारत में होने वाले क्राइम्स और जो क्रिमिनल्स हैं उनका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि भविष्य में
कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो यहां पर हम लोग उस आंकड़े से उस बात को एनालिसिस कर सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना की सिफारिश राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो था 1977-1981 वाला, उसके द्वारा और इसके साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कार्यबल थी उसके द्वारा सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो इसके आधार पर एनसीआरबी की स्थापना 1986 में की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। ये करता क्या है, तो ये भारत के अंतर्गत कई सारे रिपोर्ट को जारी करता है। यहां पर आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है ये कई सारे रिपोर्ट जारी करते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ, आकस्मिक जो मृत्यु होती है वो, और साथ ही साथ सुसाइड इन इंडिया, इसकी रिपोर्ट जारी करता है। भारत की जो जेल है, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रिजन रिफॉर्म को देखा था। ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म के अंतर्गत जहां पर हमने जो आंकड़े देखे थे वो आंकड़े थे एनसीआरबी के, और मैंने वहां पर आप लोगों से बोला था कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे। तो यहीं पर आप देखिए, तो ये प्रिजन स्टेटिक्स जो रिपोर्ट होती है ये भी एनसीआरबी जारी करता है। ठीक है, इसके अलावा करता क्या ये, तो जो मिसिंग वुमेन्स होती हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, और फिंगरप्रिंट की एनालिसिस, भारत में जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके फिंगरप्रिंट का एक कलेक्शन रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी एनालिसिस की जा सके। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट है जो कि एनसीआरबी के द्वारा जारी किए थे। अब हम लोग आते हैं अपने आज के पूरे टॉपिक पर। ठीक है, हमने देखा कि सिलेबस के किस पोर्शन में ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, शहरीकरण, महिलाओं की समस्याएं। इसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, संवेदनशील लोग हैं, वर्ग है, उनके जो रक्षा के उपाय हैं उनकी भी यहां पर बात की जाती है। ठीक है, तो वल्नरेबल ग्रुप में महिलाएं, ठीक है, बच्चे, ये सभी लोग यहां पर शामिल होंगे, तो उन लोगों को भी यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हो। और पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत अगर ऐसा कभी भी प्रश्न आता है, जैसे मानिए कभी प्रश्न पूछा कस्टोडियल डेथ पर, ठीक है, जो कि पेपर 2 के अंतर्गत आएगा, तो कस्टोडियल डेथ जब आप बताओ, आप वहां पर बताओ कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहां पर होती है, यूपी उसमें कहां पर है। ठीक है, अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी के संदर्भ में जो यहां पर फैक्ट है उनको भी यहां पर आप लोग देखने का प्रयास करना। अगर अभी आप लोगों ने न्यूज सुना होगा तो यूपी में रामराज का जो एक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, उसका कारण क्या था उसको भी यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि क्या वास्तव में योगी राज के अंतर्गत यूपी में रामराज की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, ऐसे जो लोग ट्विटर पर बातें बोल रहे थे उन्हें सबको देखेंगे। देखिए, एक बात समझिएगा, ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट वास्तविक आंकड़े नहीं दर्शाती, लेकिन तब भी एक बहुत बड़े लेवल पर ग्राउंड रिपोर्ट को करके, ठीक है, आंकड़ों को यहां पर दर्शाती है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, जनता झूठ बोल सकती है, लोग झूठ बोल सकते हैं, नेता झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोग मतलब आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो इस बात को समझिएगा। हम लोगों को अपने पूरे मेंस आंसर राइटिंग में जब भी ऐसे टॉपिक का प्रयोग करेंगे, हम लोग एनसीआरबी के आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर जो पहला टॉपिक हम लोग का है वो है कि महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं, जो क्राइम्स होते हैं, उनकी क्या दर है। ठीक है, एक ऐसा देश जो महिलाओं को देवियों के तौर पर पूजता है। ठीक है, अभी नवरात्रि आएगा, दशहरा आएगा, हम लोग लड़कियों को कन्या पूजन करते हैं वहां पर, और वहां पर आप कुछ आंकड़े देखिए। वहां का आंकड़ा क्या कहता है कि प्रति लाख महिलाओं पर, ठीक है, प्रति लाख जनसंख्या पर, ठीक है, 2020 में जहां 56.5% अपराध हो रहे थे, उनकी संख्या 2021 में बढ़कर के 64.5 हो चुकी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2020 के कंपैरिजन में 2021 में अपराध लगभग हर सेक्टर में बढ़ा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है कि कोविड के कारण से, ठीक है, जब लॉकडाउन चल रहा था तो हो सकता है कि अपराध कम हो रहे हो। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि कोविड के टाइम पर ऐसा हो सकता है जो डोमेस्टिक वायलेंस थी, ठीक है, जो घरेलू हिंसाएं थी, उनमें बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन उनके आंकड़े हो सकता है पुलिस थाने में रजिस्टर ना हुए हो क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। इसलिए 2020 में आंकड़े कम हो सकते हैं और उसकी कंपैरिजन में 2021 में आंकड़ों में वृद्धि आप लोगों को लगातार देखने को मिलेगी आज की क्लास के अंतर्गत। ठीक है, देखिए, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उनकी संख्या भारत में क्या है, प्रति 1 लाख लोगों पर 64.5% यहां पर अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। इनकी आप एक काली सच्चाई को समझना। एक सच्चाई यह है कि इसमें से 31.8% जो अपराध है ना, वो महिलाओं की या तो पति के द्वारा या उनके किसी रिश्तेदार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होता है, जो 64.5 पर लाख जनसंख्या के आधार पर है, उनमें से 31.8% अपराध, ध्यान देना, वो या तो उसके हस्बैंड के द्वारा या तो उसे किसी रिलेटिव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा करीब 21% जो अपराध है यहां पर, वो महिलाओं की विनम्रता को अपमानित करने के उद्देश्य किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर करीब 18% अपहरण महिलाओं का होता है और करीब 8% महिलाओं के साथ यहां पर रेप के मामले यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये महिलाओं के विरुद्ध जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आप लोग याद करने का प्रयास करना। अब इसका प्रयोग आप लोग उत्तर लेखन में कैसे कर सकते हो, आप बताओ। ठीक है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का प्रश्न आता तो आप बताओ कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 31.8% जो क्राइम हो रहा है प्रति लाख जनसंख्या पर, वो उनके या तो पति के द्वारा या तो उनके रिश्तेदार के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
ऐसे आंकड़ों को आप लोगों को प्रयोग करना है अपने उत्तर लेखन के अंतर्गत, ठीक है। तब आपका जो एग्जामिनर जब आपके उत्तर को पढ़ेगा तो सोचेगा कि हाँ भाई, जो एस्पिरेंट है उसने करंट अफेयर से चीजों को लिंक किया है, चीजों को समझने का प्रयास किया, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स, यहाँ पर सारे डाटा, जितने भी फैक्ट आप लोगों को याद करने चाहिए वो सारे फैक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम लोग स्टेट के बारे में बात करें, ठीक है, हम लोग अगर राज्यों के अनुसार बात करें तो सबसे ज्यादा जो अपराध है महिलाओं के विरुद्ध वो आपको असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट जो कि अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, वहां पर अपराध की दर देखो तो 168%, ठीक है, अपराध जो है महिलाओं के विरुद्ध वहां पर प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज किया गया है 2021 के अंतर्गत, ठीक है। और सबसे ज्यादा भारत में जो अपराध है महिलाओं के विरुद्ध वो असम में यहां पर दर्ज किया गया, ठीक है, परसेंटेज वाइज। अगर हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो आंकड़ों के अनुसार ये संख्या यूपी की सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि भाई यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो इसलिए आंकड़े यहां पर जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा हो जाते हैं। अब दूसरी बात समझिएगा, आप सभी ने वो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी दिल्ली क्राइम, ठीक है। दरअसल ये सीरीज वही थी जो निर्भया कांड आपने 2012-13 के अनुसार 2012-13 के अराउंड में सुना था, ठीक है, जब पूरी भारत की जनसंख्या, पूरी भारत की जनता जो है एक मतलब बहुत ही गहरे भावनाओं में चल रही थी उस टाइम पर, उसके आधारित दिल्ली क्राइम की यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, ठीक है, नेटफ्लिक्स के अंतर्गत। आप सबने देखा होगा दिल्ली क्राइम में जो आंकड़ा दिया गया है, जो अपराध बताए गए हैं उसके अनुसार भी, और एनसीआर भी उस बात को जस्टिफाई करती है, कहता है कि यूटीज के अंतर्गत, ठीक है, यूटीज के अंतर्गत, केंद्र शासित राज्यों के अंतर्गत सबसे ज्यादा अपराध जो है महिलाओं के विरुद्ध वो दिल्ली में दर्ज किया गया, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी, ठीक है। अभी कुछ लोग इसको सो कॉल्ड भारत की रेप कैपिटल अगर कह दें तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन कड़वी सच्चाई क्या, आप देखो यहाँ पर कड़वी सच्चाई ये है कि 147.6% प्रति लाख जनसंख्या महिलाओं के विरुद्ध यहाँ पर अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, ठीक है। जहां भारत में टोटल भारत में 64.5% अपराध दर्ज किए जा रहे थे, यहां पर सिर्फ यूटीज में, सिर्फ दिल्ली के अंतर्गत 147.6% अपराध यहां पर दर्ज किए गए, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा चीजों को, और यह था आपका यूटी के संदर्भ में एक आंकड़ा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहां पर आप लोग देखिएगा इस एनसीआरबी के अंतर्गत कुछ प्रमुख रिपोर्ट दिया गया है, कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं कि जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, ठीक है, जो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है उसकी संख्या 2020 की कंपेरिजन 2021 में बढ़ा है, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध है उसकी भी संख्या यहां पर बढ़ी है, ठीक है। जो वृद्धों के विरुद्ध जो अपराध है यहां पर, ठीक है, ध्यान देना, जो वृद्धों के विरुद्ध अपराध है उसकी भी संख्या 2020 की अपेक्षा यहां पर बढ़ी है। और जो साइबर क्राइम्स है, साइबर क्राइम के क्षेत्र में ध्यान देना, पेपर 3 के अंतर्गत ये टॉपिक आपका आएगा, ध्यान देना। यहां पर हम पेपर 3 से भी कुछ फैक्ट देख रहे हैं, ठीक है। पेपर 3 का फैक्ट क्या कहता है कि साइबर क्राइम 2019, 2020 और 2021 तीनों वर्षों में लगातार यहां पर बढ़ा। आप देखिए 2019 में ये जो आंकड़ा था ये 107 आंकड़ा था, ठीक है, ये बढ़कर के 166 हुआ, फिर ये बढ़कर के 345 हो चुका है, ठीक है। ये आंकड़े ऐसे भारत के अंतर्गत बढ़ रहे हैं। तो यहां पर जितने हमने टॉपिक देखा, वृद्धों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध और साइबर क्राइम्स, इन सब का प्रयोग आप लोग अपने उत्तर लेखन में कर सकते हो, ठीक है। अब बातों को और समझना। अब हम लोग अगर आत्महत्या के टॉपिक पर आए, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर सुसाइड के टॉपिक पर आए तो सुसाइड के संदर्भ में जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। आंकड़े कहते हैं क्या, उसको एक बार समझने का प्रयास करिएगा। कहता है ये कि 2020 से वर्ष 2021 में 7.17% की यहां पर वृद्धि देखने को मिली है, किसमें, सुसाइड के रेट के अंतर्गत, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 126 लोग सुसाइड भारत के अंतर्गत कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और क्लेरिफाई करें, थोड़ा सा अगर हम लोग इसको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास करें यहां पर, तो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है यहां पर, ये कह रहा है कि अगर हम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज करें तो सबसे ज्यादा जो आत्महत्या है वो डेली वेज अर्नर्स के अंतर्गत हो रही है। डेली वेज अर्नर कौन होते हैं, जो दैनिक रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम सिंपल अर्थों में गए तो इसको हम मजदूर कह सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर खेतों में काम करने वाले मजदूर यहां पर शामिल नहीं होते, क्योंकि आप यहां पर देखो तो जो फार्मिंग सेक्टर है उसके लिए अलग से आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति हैं जो कि किसी इंडस्ट्रियल लेबर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या फिर कहीं पर अन्य मजदूरी के तौर पर कार्य करके अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। तो डेली वेज अर्नर्स में सबसे ज्यादा यहां पर सुसाइड की दर देखने को मिली 2021 के अंतर्गत। आप यहां पर देख सकते हो कि 25.6% यहां पर जो है टोटल सुसाइड में, भारत में होने वाले टोटल सुसाइड में सबसे ज्यादा जो रोल है वो है डेली वेज अर्नर्स का, ठीक है। अगर कभी मानसिक अवसाद पर, कभी आत्महत्या पर प्रश्न आता है तो ऐसे आंकड़ों का प्रयोग आप लोग अपने उत्तर लेखन में कर सकते हो, ठीक है। आंकड़ा कुछ और बातें कहता क्या है कि जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनमें भी 14.1% का यहां पर सुसाइड दर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं
उनमें भी 8% का यहां पर आप लोगों को सुसाइड दर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे कुछ आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े भारत में काम का कितना लोड है डेली वेज वर्कर्स पर, इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मिंग सेक्टर कितना बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, ठीक है, आज की इकोनॉमिक्स से लेकर के, इसको यहां पर आप लोग देख सकते हैं। विद्यार्थी बेरोजगारी से कितना प्रभावित है, इसका आंकड़ा यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है, ठीक है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, उसके जो आंकड़ा है आत्महत्या का, वो यहां पर 8.4% दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ आंकड़ों को यहां पर आप लोग प्रयोग कर सकते हो अपने उत्तर लेखन के अंतर्गत। ठीक है, और क्या आंकड़ा कह रहा है भाई, आंकड़ा कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में टोटल आत्महत्या जो है उसकी हिस्सेदारी 6.6% की यहां पर है। ठीक है, टोटल आत्महत्या की जो 6.6% भाग है वो कृषि सेक्टर के अंतर्गत यहां पर सुसाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ आंकड़े सुसाइड के संदर्भ में थे, इसको आप यहां पर देखिएगा। ठीक है, आत्महत्या के कारण एनसीआरबी कुछ बताता है। कारण क्या कहता है कि पारिवारिक समस्याएं, जो डोमेस्टिक रीजंस है, जैसे कि विवाह संबंधी समस्या हो, ठीक है, उसके अलावा जो पारिवारिक समस्याएं दी है यहां पर, उसका बात कह रहा है कि वो विवाह के अलावा जो समस्याएं हैं उसका यहां पर रोल है 33.2%। ठीक है, इसके अलावा जो विवाह संबंधी समस्याओं के कारण सुसाइड हो रहा है, ठीक है, आप लोग कहते हो ना प्यार बहुत करना है, ठीक है, विद्यार्थी जीवन में सबको प्यार करना रहता है और सबको रंगीनी जीवन जीना है, लेकिन यहां पर आप आंकड़ा देखो कि 4.8% जो लोग हैं वो अपने विवाह से तंग आकर के सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बीमारी, डिसीज के कारण से, किसी न किसी बीमारी के कारण से सुसाइड करने वाली संख्या 18.6% यहां पर दी गई है। ठीक है, ये आंकड़े आप लोग को ध्यान में रखने। ठीक है, इन आंकड़ों का प्रयोग आप लोग अपने उत्तर लेखन में जैसी आप लोगों को आवश्यकता पड़े वैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे आंकड़े आप लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप अपने दिमाग में इस बात को सेट करके रखो कि एनसीआरबी आंकड़े किस किस सेक्टर में देता है। अगर कभी प्रश्न आपको लिखना ही पड़ गया तो आप सोच कर रखना कि हाँ भाई, अगर हमको महिला हिंसा पर प्रश्न लिखना है और हमको एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं पता तो हम एनसीआरबी को कोट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है 2020 के अपेक्षा 2021 में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, आत्महत्या जो है वो डेली वेज वर्कर्स में ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं याद है, आपको नहीं पता कि कितने % लोग यहाँ पर डेली वेज जो अर्नर्स है वो सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उसका प्रयोग कर सकते हो बिना आंकड़ों के भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब चीजों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आत्महत्या का जो कारण था ये यहां पर आप लोगों ने देखा। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखोगे तो जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, ठीक है, जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है उसमें भी यहां पर वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, 2021 में 1.49 लाख जो बच्चे थे, ठीक है, उनके खिलाफ यहां पर आप लोगों को केस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 2019 की अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, इस बात को भी समझिएगा। अब अगर यहां पर आप लोग कुछ और देखोगे तो कुछ यहां पर आंकड़ा दे रहा है 2020 और 2021 को यहां पर कंपैरिजन किया गया। ठीक है, अब देखना, जनरली हर सेक्टर में 2021 का जो आंकड़ा है वो यहां पर ज्यादा देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे रेप हो, ठीक है, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, चाहे रॉबरी हो, इन सभी में 2021 में वृद्धि देखने को मिली है। तो एक तरीके से कोविड को तो हम लोग बहुत दोष दे रहे थे, कोविड बहुत खराब है, लेकिन कोविड ने एटलीस्ट मानवों को मानवता तो सिखाई दी थी। ठीक है, मानवों को इतना तो समझा दिया था कि तुम अपने हद से बाहर मत उड़ो, क्योंकि तुमको हद से बाहर उड़ोगे तुम मर जाओगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझना आप लोग दोस्तों। तो कोविड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो यहाँ पर इस बात की गवाही दे रहे हैं। ठीक है, मैं अपने मन से बातें यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा देखिएगा 2021 में बलात्कार के मामले में, रेप के मामले में 13% की यहाँ पर वृद्धि आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, 2020 में जहाँ पर 28,046 बलात्कार भारत के अंतर्गत हुए थे, उसका यहाँ पर आप लोग एक आंकड़ा दे सकते हो। ठीक है, अभी अगर आप लोग रिसेंट में देखोगे तो झारखंड के एक जिले में, ठीक है, झारखंड के एक जिले में एक बच्ची के साथ, ठीक है, एक बच्चे के साथ उसके सिर्फ प्यार में मना करने के कारण से उसको आग लगा के जला दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी मैं जस्ट 10 मिनट पहले एक न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ के अंतर्गत दिल्ली में सिमिलर एक घटना हुई, वहां पर मना करने पर लड़के ने लड़की को गोली मार दिया। ठीक है, ऐसे आंकड़े देखिए कितने घिनौनी सच्चाई को यहाँ पर बताते हैं। आप देखिए 13% रेप में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है भारत के अंतर्गत। ठीक है, अब और देखिएगा क्या जो बच्चे के खिलाफ अपराध है वो भी यहाँ पर 1.49 लाख है, इसको हमने अभी देखा ही था। ठीक है, तो यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, ठीक है, सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट जो होता है उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है, इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हो अपने उत्तर लेखन में। देखो कैसे समझने का प्रयास करना। यहाँ पर कुछ आंकड़ा कह रहा है कि सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या जो है वो 17% बढ़ी है। ठीक है, 70% यहाँ पर आंकड़ा बढ़ा है सड़क में मरने वालों का, जो रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं उनकी यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हो। आप लोग बताओ भाई कि 2021 में
2021 में जो भारतीय सड़कों पर दुर्घटनाएं हुई उसमें 1.55 लाख लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है। अर्थात अगर कभी सड़क दुर्घटना पर, मोटर व्हीकल्स एक्ट पर, ठीक है, मोटर कानूनों पर, सड़क की गुणवत्ता पर प्रश्न आता है तो आप यहां पर आंकड़ा दो, आप बताओ कि एनसीआरबी के अनुसार 2021 में 1.55 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण से हुआ है, ठीक है। आप सभी बिना हेलमेट के तो मस्त फराटे भरते हुए निकलते हो ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग नहीं भरते होगे, लेकिन जो लोग भरते हैं वो इस आंकड़ों को देखो भाई, आपकी जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2020 में 1.33 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मरे थे, 2021 में ये आंकड़ा बढ़ करके, ठीक है, 1.55 लाख हो चुका है, ठीक है। इस आंकड़ों को आप लोग देखना। फिर देखो कह रहा है कि रोड दुर्घटना हो क्यों रही है, तो तेज गति के कारण से, ठीक है, एकदम फास्ट स्पीड के कारण से करीब यहां पर 90,000 मौतें उसके कारण से होती है, ठीक है। जो कि टोटल मौत कितनी थी, 1.55 लाख मौतें, ठीक है। इतने मौतों में से करीब 90,000 मौतें किससे हो रही हैं, तेज गति से हो रही हैं, और खतरनाक और लापरवाह ड्राइविंग से, ठीक है, जो हम स्टंट मारते हो रोड पर, उसके कारण से यहां पर करीब 50,000 मौतें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े हैं सड़क दुर्घटना के, इसको भी नोट कर लेना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, और एटलीस्ट अपने जीवन में इस बात को समझने का प्रयास करना। अब देखो यहां पर जो यूपी के बच्चे हैं ना, जो यूपी के दोस्त हम लोग के हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि क्या यूपी में वास्तव में राम राज्य आ चुका है, क्योंकि अभी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, कि राम राज्य इन द यूपी। अब समझने का प्रयास करिएगा, क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है, क्या ऐसा वास्तव में है कि ऐसा कुछ यहां पर आंकड़े देखने को मिले, एनसीआरबी ने कुछ ऐसी बातें बताया है कि हाँ भाई यूपी के अंतर्गत राम राज्य आ चुका है, तो समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। दरअसल यहां पर कुछ आंकड़े हैं, उनको पहले समझिएगा। कह रहा है कि यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उसमें काफी कमी आई है, ऐसा एनसीआरबी के अंतर्गत यहां पर कहा गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एनसीआरबी ने यह बात कहा कि काफी कमी आई, इसका मतलब यह नहीं कि अपराध खत्म हो चुका है, अपराध है भाई, और हद से ज्यादा अपराध है, ठीक है। इतना अपराध है कि आप सभी अपने जीवन में चलते फिरते डेली कहीं ना कहीं पर अपराध देखते होंगे, कोई महिलाओं को छेड़ा, कोई लड़की को छेड़ा है, और ये अपराध यहां पर होते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीआरबी कहता है कि हाँ इसमें गिरावट आई है, ये बात सच्चाई है, ठीक है। तो एक आंकड़े को यहां पर हम लोग मान लेते हैं। दूसरा आंकड़ा क्या कह रहा है, आंकड़ा कह रहा है कि 2019 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें 6.2% की यहां पर कमी आई है, ठीक है, और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उसमें 11.11% की यहां पर कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6% की गिरावट आई है, ठीक है, और जो बच्चों के खिलाफ अपराध है वहां पर 11% की कमी आई है, ठीक है। अगर कभी प्रश्न ये बनता है क्या यूपी में प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सही प्रकार से कार्य कर रही है, तो यहां पर आप लोग कुछ एनसीआरबी की फाइंडिंग्स का प्रयोग कर सकते हो, रिपोर्ट्स का प्रयोग कर सकते हो, और ये आंकड़े वहां पर आप लोग एग्जामिनर को चिपका सकते हो, ठीक है। अब और देखना बातों को समझने का प्रयास करना। एनसीआरबी कहता है कि देश भर में, ठीक है, 2021 में पूरे देश में जहां पर 378 कम्युनल वायलेंस हुए, सांप्रदायिक हिंसा हुआ, उन 378 में से सिर्फ और सिर्फ एक मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया, ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों। टोटल 378 सांप्रदायिक हिस्सा पूरे भारत के अंतर्गत हुआ, उसमें से सिर्फ एक मामला यूपी में दर्ज किया गया, और इसीलिए, ठीक है, हैशटैग राम राज्य यहां पर सर्च ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। हालांकि फाइंडिंग्स बहुत सारी चीजें, ठीक है, इस फाइंडिंग्स को अगर आप बहुत गूढ़ से अध्ययन न कर सको तो आपको क्लियर बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो मोटा मोटी यहाँ पर बातें समझ में आ रही हैं वही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई 378 कम्युनल वायलेंस पूरे देश के अंतर्गत हुआ, इसमें से सिर्फ एक वायलेंस यूपी में हुआ है, ठीक है। और देखना ये बात कह रहा है कि महाराष्ट्र में जहां पर 100 सांप्रदायिक दंगा हुआ, झारखंड में 77, बिहार में 51, हरियाणा में 40, वहीं यूपी में सिर्फ यह आंकड़ा 1 पर सीमित था, ठीक है। अब बातों को समझिएगा। इसके अलावा जो यूपी के संदर्भ में जो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट्स यहां पर आया है उसको समझने का प्रयास करेगा। ये कहता है आंकड़ा एनसीआरबी का कि कस्टोडियल डेथ के मामले में जो यूपी है वो पहले नंबर पर यहां पर आ चुका है, ठीक है, कस्टोडियल डेथ, ठीक है। शायद इस आंकड़ों को एक बार आप लोग क्रॉस चेक करिएगा, हालांकि गुजरात में, ठीक है, कस्टोडियल डेथ की जो संख्या है उसमें सीधे 2 गुना यहां पर वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है, लेकिन यूपी यहां पर नंबर 1 पे चल रहा है। तो इस आंकड़ों को यहां पर आप लोग नोट कर सकते हो, देख सकते हो, और ऐसे आंकड़ों का प्रयोग आप अपने उत्तर लेखन में कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर एक आंकड़ा और है, वो कहता है कि जो राज्य है, जो यूपी राज्य है, वहां पर साइबर क्राइम में कमी आई है, ठीक है, साइबर क्राइम में भी यहां पर कमी देखने को मिली, ठीक है। तो जो ये योगी जी वाला आप लोग ये जो कठोर चेहरा देख रहे हो ना, वे वास्तव में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने कुछ अपराधों को कम किया है, ठीक है। हालांकि योगी बुलडोजर पॉलिसी जो इनकी लगातार चल रही थी, इसने यूपी में क्राइम को कंट्रोल करने में, और अगर क्राइम को कंट्रोल भले ना किया हो, ठीक है, मतलब ये आंकड़ा तो यहां पर ये बात कहता है, लेकिन इन्होंने गुंडों को डराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। जितने गुंडे थे, ठीक है, जितने माफिया थे, उन लोगों को इन्होंने बहुत
खतरनाक तरीके से डराया है। तो इनका आंकड़ा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एनसीआरबी इन सारी बातों को जस्टिफाई करता है, इन सब बातों को प्रूव करता है, कहता है कि साइबर मामला जो है वो भारत यूपी के अंतर्गत 8,829 रह गया है, जो कि 2019 में 11,000 के अराउंड में था। ठीक है, यहाँ पर 22% साइबर क्राइम्स की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये यूपी के संदर्भ में यहाँ पर आप लोगों को एक आंकड़ा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनका प्रयोग आप लोगों को उत्तर लेखन में करना है। आप में से जो भी दोस्त मीन्स आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग मीन्स आंसर राइटिंग प्रॉपर वे में करना चाहते हो तो आप लोग सृजन आंसर राइटिंग, जो यूपीएससी हिंदी का सृजन डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, ठीक है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप सभी में से जो भी दोस्त 2022 में मेंस एग्जाम देने वाले हो, आप सभी को यूपीएससी हिंदी परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अब वो समय थोड़ा नजदीक आ रहा है तो आप लोग पैनिक बिल्कुल मत करना। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें डिस्कस की जा रही है उनको देखते चलो पैरेलली, और डेली कुछ कुछ क्वेश्चन लिखते चलो। ठीक है, जो आपने नोट्स बनाए होंगे, जो चीजों को लिखा होगा ऑलरेडी, उसको रिवाइज करो। ठीक है, ध्रुव की क्लासेस की होगी तो उसको देखो, सृजन की मॉडल आंसर अगर आपके पास होंगे तो उनको देखो, और चीजों को अब ना एक समराइज करने का प्रयास करो। जितना समराइज करोगे उतना आप लोगों के लिए बातें अच्छी होंगी। ठीक है, जैसे देखो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो 3 वॉल्यूम में है। ठीक है, बहुत 500-1000 पेज की वो रिपोर्ट है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को करीब 15-20 पेज में 15-20 पॉइंट में आप लोगों को पूरी रिपोर्ट यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को काम कर रहे हैं। आपने जितनी चीज़ें पढ़ी है उसको समराइज करो, और समराइज करो तो आपके जो नंबर होंगे वो इंक्रीज करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली क्लास में। उससे पहले आप लोगों को अगर मीन्स को लेकर के कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा होगा, उत्तर लेखन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, आप सभी कमेंट सेक्शन में प्रॉपर पूछ सकते हो। मैं आप सभी का रिप्लाई करूंगा। जो डाउट होगा, जो समस्या मुझे महसूस होगी, उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार बनाता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद।